हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? मज़े में? चलिए, बहुत बढ़िया। आज शुरू करते हैं वेक्टर का जो है लेक्चर 2। उम्मीद है सारे बच्चे लेक्चर 1 के जो भी मैंने पढ़ाया था थ्योरेटिकल पार्ट, कंसेप्ट डेफिनेशन एंड फार्मूला, वो आप लोग अच्छे से कर लिए। अगर जिन्होंने नहीं किया वो लेक्चर 1 पहले देख ले, अदरवाइज़ लेक्चर 2 में उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो लेक्चर 1 को देखने के बाद आप लेक्चर 2 को देखें। तो यहाँ पर नियम क्या है कि पहला लेक्चर जो है वो एक थ्योरिटी का होता है और दूसरे लेक्चर जो है उसी के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर 2 में ये हम लोग का प्रॉब्लम सेशन है, तो इसमें कुछ इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये है अपना प्रॉब्लम्स पार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है कि सो दैट वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, दोनों ही होता है। हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़े थे और प्रूफ यहाँ पर उसका देख लेते हैं। तो वेक्टर जो है वो आपका एडिशन कम्यूटेटिव दिखाना है। तो अब एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले और इसका नाम दे देते हैं ओ। ये है अपना पी, क्यू एंड आर, ठीक है। ये ओ पी वेक्टर है, ये वाला। ये अपना पी क्यू वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये ओ पी वेक्टर इज़ नथिंग बट ए वेक्टर। ओ पी वेक्टर जो है ये असल में ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर इनका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ। तो ओ से लेके क्यू को ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। ओ से लेके क्यू तक को ज्वाइन कर देना है। तो मैंने क्या बताया था कि वेक्टर का एडिशन कैसा होता है। कोई भी एक वेक्टर ले ले, दो वेक्टर, तो दूसरे वेक्टर का जो है टेल और पहला वाला वेक्टर का हेड, पहला वाला वेक्टर का हेड और दूसरे वाला वेक्टर का टेल को कोइंसाइड करवा दे, और फिर पहला वाला वेक्टर का जो है आपको हेड टेल ले लेना है और लास्ट वाला वेक्टर का सेकेंड वेक्टर का हेड ले लेना है। तो इनको ज्वाइन करने से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये पहला वेक्टर जो है ये ओ पी है और ओ पी का ये है हेड, और बी वेक्टर पी क्यू, इसका जो टेल वो पी है। तो दोनों को पहले एक जगह रखे। तो इसका मतलब जो यहाँ पर पहला वेक्टर था उसका फिर हेड को ले और फाइनल वेक्टर का टेल को ऐड करे। तो ओ क्यू यहाँ पर क्या देगा आपको, ओ क्यू यहाँ पर देगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, तो बाय द एडिशन रूल ऑफ वेक्टर वी आर गेटिंग ओ क्यू वेक्टर। तो इसका एक नाम दे देते हैं, ये तो अपना ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको एक कॉल कर देते हैं सी वेक्टर। तो ये अपना इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आ जाए, ये अगर ऊपर में बी वेक्टर है तो ये वाला पैरेलल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये भी अपना बी वेक्टर है और ये अपना ए वेक्टर है। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, ओ आर वेक्टर ले लेता हूँ प्लस आर क्यू वेक्टर। तो ये पहला वेक्टर का जो है यहाँ पर हेड है, पहला वेक्टर का यहाँ पर एरो हेड है और दूसरा वेक्टर का यहाँ पर टेल है जो कोइंसाइड हुआ है। तो फिर हम लोग का वेक्टर एडिशन के हिसाब से पहला वाला वेक्टर का हेड और दूसरे वाला वेक्टर का टेल अगर ऐड हो जाए, तो एक साथ हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो पहला वेक्टर का आपको टेल लेना है और दूसरे वाले वेक्टर का हेड लेना है। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो अपना येलो लाइन आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू। और ओ क्यू को मैंने एक नाम दे दिया वेक्टर सी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये अपना बी वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है, ये इज इक्वल टू सी वेक्टर है। तो 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। ए प्लस बी जो वेक्टर देता है, बी प्लस ए बी आपको सेमी वेक्टर देगा। उम्मीद करते सारे बच्चे ये फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 1 का ही पार्ट 2 करते हैं, एसोसिएटिव। तो अगर आपको एसोसिएटिव दिखाना है तो आप एक काम करें, यहाँ पर कोई भी मैं रैंडमली एक ये ले लेता हूँ, क्वाड्रिलैटरल ले लेता हूँ, ठीक है ना। कोई भी एक मैं क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस।
क्लियर है। तो कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पर भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ नहीं, यहाँ पर तो नहीं कर सकते क्योंकि दो ही वेक्टर है आपके पास। तो यहाँ पर हम लोग 3 वेक्टर लेते हैं, 3 अलग अलग वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करो भाई, इसका कलर को चेंज करो। तो यहाँ पर 3 अलग वेक्टर आपको लेना है, इसका नाम ओ दे देते हैं, OPQR। तो ये जो वेक्टर है पहला वाला OP वेक्टर, ये असल में ए वेक्टर है अपना, ये अपना ए वेक्टर है। P से लेके Q तक ये जो वेक्टर है P से Q, ये अपना B वेक्टर है। और Q से लेके R ये अपना C वेक्टर है। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने ले लिया OR, ये अपना D वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड करते हैं, OP प्लस PQ, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। तो जैसे आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा। वो वेक्टर कौन सा होगा? OQ। वो वेक्टर होगा OQ। OQ वेक्टर आपको मिल गया, ठीक है ना। अब इसका नाम दे देते हैं, OP वेक्टर असल में A है और PQ वेक्टर जो है ये B है, और ये है अपना OQ वेक्टर, इसका एक नाम दे देते हैं E वेक्टर। तो ये E वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसको एक कॉल कर देते हैं 1। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं कि PQ वेक्टर लेते हैं, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। ये दो वेक्टर को अगर ऐड करेंगे, PQ वेक्टर एंड QR वेक्टर, तो ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, जिसको हम लोग कॉल कर देंगे F वेक्टर। तो ये हो जाएगा इजिकल टू DR वेक्टर। यहाँ पर वैल्यू बैठा देते, PQ वेक्टर इज़ एक्चुअली B वेक्टर, OQ इज C वेक्टर एंड DR इज़ F वेक्टर। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 2। देखो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, OP वेक्टर प्लस OD वेक्टर है ये, नो 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 नो, D नहीं है, ये P है, देखने में D की तरह होगी, सॉरी ये अपना P है, P। तो OP वेक्टर और प्लस PR वेक्टर, ये दोनों को ऐड करने से आपके पास आएगा OR वेक्टर। OP वेक्टर का वैल्यू जो है वो A है, तो A वेक्टर प्लस PR वेक्टर, PR को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पर DR मैंने लिख दिया, ये PR है। तो PR का वैल्यू क्या है? B प्लस C वेक्टर। तो ये हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर, विच इज़ नथिंग बट D वेक्टर। ये हो गया आपका 3 नंबर इक्वेशन। नाउ अगेन अगर आप ज्वाइन करते हो OQ वेक्टर और फिर ले लेते हो आप QR वेक्टर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? OR वेक्टर के बराबर। OQ वेक्टर और QR वेक्टर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं OQ वेक्टर ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये A प्लस B है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये हो गया, और QR वेक्टर का वैल्यू C है, और ये R वेक्टर मतलब D वेक्टर। तो इक्वेशन 3 और 4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C इज सेम एज A प्लस B विद इन द ब्रैकेट देन प्लस C। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है ना, और कम्यूटेटिव भी होता है। देखिए ठीक है, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 फॉर द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q का पोजीशन वेक्टर हम लोग को बताना है, जिसका पॉइंट्स दिया हुआ है, स्पेस में पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है IJK जो है वो यूनिट वेक्टर से अलोंग द X, Y एंड Z एक्सिस। ऑल्सो डिटरमाइन ग्राफिकली एंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ये जो दोनों पोजीशन वेक्टर है, इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें
तो रिजल्टेंट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप सबसे पहले क्यूबॉइड या क्यूब बनाएं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देखें, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट देखें तो तीनों डिफरेंट है, तो आप एक क्यूबॉइड बना लें। तो सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लेते हैं हम लोग। एक क्यूबॉइड बना लीजिए आप। थोड़ा सा डायग्राम गलत हुआ, इसको ठीक कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब ज्वाइन कर देते भाई। ये अपना क्यूबॉइड रेडी हो गया। अब ये जो क्यूबॉइड रेडी होता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको करना है, ये जो लाइन दिख रहा है इसी को आपको मान लेना है कि ये आपका वाई एक्सिस है, मान लो। तो इसको पीछे कर देते हैं, ये आपको ना ऐसा चले जाएगा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये साइड में आएगा अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऊपर की तरफ अपना क्या है, जेड एक्सिस। ऊपर की तरफ है अपना जेड एक्सिस। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने यहाँ से, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लेंथ है मेरा। ये यूनिट कितना है, 2 यूनिट लेंथ है। तो ये यूनिट 2 है, और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यूनिट मेरा 4 है, और ऊपर की तरफ यूनिट मेरा 3 है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गया पी पॉइंट में, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 2, 4, 3। क्लियर है ना, 2, 4, 3 ये मैं पहुँच गया। तो अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो करना क्या पड़ता है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना होगा, सिर्फ आपको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। ओरिजिन से लीजिए और पी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये क्लियर है। तो आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं भाई। एक सेकेंड, चलो ये तो हो गया आपका। यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, यही है अपना वेक्टर ओपी, जिसका पोजीशंस हम लोग को पता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, और एक वेक्टर आपको बनाना है, ये अपना R1 हो गया, ये वेक्टर अपना R1 हो गया। एक बनाना है 1 - 5 and 2, 1 - 5 and 2, 1 - 5 and 2। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये कैसा होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग में तो 1 डिस्टेंस गया है, वाई एक्सिस के अलोंग में -5 डिस्टेंस मूव किया है, लाइक दिस वन, इतना। तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठने वाला है 2 यूनिट, लाइक दिस। तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है फिगर जो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट आप देखो, ये क्यू कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 1 - 5, क्यू पॉइंट का 2, ठीक है। अब इसको ओरिजिन के साथ आपको फिर ज्वाइन करना है, इसको ओरिजिन के साथ फिर आपको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, इसका ज़रा कलर चेंज कर देते हैं फिर, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, और जस्ट लाइक, एक सेकेंड, नो कलर तो चेंज नहीं हुआ भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूँ यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। चलो ये हो गया अपना अनदर वेक्टर, आप देख पा रहे हो। ये ओ क्यू जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता था,
तो इसका पोजीशन वेक्टर मुझे मिल गया ओ क्यू। अब तो ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको कि आपको ग्राफिकली दिखाना है, इसका रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो इसका रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये पहला वेक्टर R1 और ये दूसरा वेक्टर R2, तो आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। यू हैव टू ड्रॉ द पैरेललोग्राम, तो जिसका एक साइड का लेंथ इतना हो और एक साइड का लेंथ इतना हो। तो एक काम करते हैं, इसका जो है ड्रॉ करते हैं यहाँ से लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस वन। ये कुछ ऐसा दिखेगा, होप ऐसा आ रहा है, पैरेलल टू ग्रीन लाइन। और उसके बाद आप इसको यहाँ से ले लें, लाइक दिस। लाइन सही बना नहीं है तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं अच्छा बनाने की। तो इसको लेते हैं और ये रेड लाइन के साथ, ये यहाँ से होने से अच्छा होगा, रेड लाइन के साथ पैरेलल कर देते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखें, ये जो आपका ये आ रहा है लाइन, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये अगर आप डायगोनल ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो इसको मैंने R नाम दे दिया है। तो ओ आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ओ पी प्लस ओ क्यू। तो ये मैंने ग्राफिकली बता दिया। एनालिटिकली अगर आपको चाहिए तो इसको मैं R वेक्टर बोलूँगा, तो ये अपना R1 वेक्टर और ये अपना R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर जो है उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j और प्लस 3k। इसके सारे कंपोनेंट लिख दिए मैंने। यहाँ पर भी i माइनस 5j और प्लस 2k। तो i जो है वो यहाँ पर 2 बार, वहाँ पर 1 बार, 3 बार। और यहाँ पर ये आ रहा है 5 माइनस 4, तो ये हो गया j टाइम। और यहाँ पर 3 प्लस 2 5k। तो ये एनालिटिकली भी आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 3i माइनस j प्लस 5k, ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको पता चल जाएगा। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए तब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस इज़ दिस वन। तो कोई भी वेक्टर को अगर ऐसा लिखे तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक पैरेललोपिपेड या फिर क्यूबॉइड को बनाएंगे। एक पैरेललोपिपेड या फिर हम लोग एक क्यूबॉइड को पहले बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए आप, ये एक लाइन हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का आसान तरीका है कि आप सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लें, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक क्यूबॉइड बना लें। अरे ये क्या हो गया, इसको पहले भाई डिलीट मारो। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द क्यूबॉइड। ठीक है ना, वेट। तो ये अपना क्यूबॉइड बन जा रहा है। हाथ से बना लेने से टाइम सेव हो जाता है यार, कहाँ फंस गया मैं। चलो यार, ये तो क्यूबॉइड बन गया अपना। तो क्यूबॉइड बनने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर इसके लेंथ ब्रेथ हाइट के हिसाब से आप एक्सिस को चूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर काम करते हैं भाई, इसके अलोंग में मैं एक्स एक्सिस को ले लेता हूँ। ये अपना एक्स एक्सिस है। इसके अलोंग में मैं रखता हूँ वाई एक्सिस को, और ऊपर की तरफ आएगा अपना जेड एक्सिस।
ऊपर की तरफ आएगा अपना z एक्सिस। ये है अपना ओरिजिन, ये है अपना ओरिजिन है, ठीक है ना। तो यहाँ से O से लेके इस पॉइंट तक, A पॉइंट तक आपका लेंथ दिया हुआ है A1 कंपोनेंट। फिर यहाँ से B तक ये वाला पॉइंट B ले लेते, इसको B ले लेते, तो ये वाला लेंथ आपको B1 दिया है, और यहाँ पर O से लेके C तक आपका लेंथ C1 है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर P पॉइंट, ये अपना P पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स है A1, B1 एंड C1। क्लियर है? अच्छा, तो ये वेक्टर से आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट और इसका एक नाम दे देते हैं D, OD को ज्वाइन करें। तो जैसे आप OD को ज्वाइन करेंगे एक डायगोनल मिलेगा आपको, और यहाँ पर एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर A1 कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, तो ये भी उल्टा साइड का जो B है वो भी इक्वल होगा B1 कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप OD को पहले कैलकुलेट कर ले, OD स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो OD का लेंथ आने के बाद आप इसका एक नाम दे दीजिए, और ये तो नाम दिया हुआ PD। तो PD को कैलकुलेट करते हैं, PD स्क्वायर इज़ इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD नहीं, हम लोग को चाहिए OP। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, O और P को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, O और P को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो OP अपना क्या है? OP अपना जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OP अपना हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर लिखे भाई OP स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दे, OD स्क्वायर का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल लिया है, और आपको पता है ये वाला लेंथ जो है PD ये इसके बराबर है C1 के बराबर, तो प्लस C1 स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि OP जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। तो OP इज इक्वल टू ये हो जा रहा है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। ये असल में डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ फिर क्लास स्टार्ट कर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, डिटरमाइन द वेक्टर हैविंग द इनिशियल पॉइंट दीज एंड द टर्मिनल पॉइंट दीज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको एक वेक्टर को कैलकुलेट करना है जिसका आपको इनिशियल पॉइंट पता है और टर्मिनल पॉइंट भी पता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना है ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर को यहाँ पर दो पॉइंट को चूज़ कर लेता हूँ स्पेस में। एक है अपना पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2 और z2। तो ये दोनों पॉइंट आपके पास है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है? वेक्टर PQ कैलकुलेट करना है। वेक्टर PQ, ये वेक्टर अपने को चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ओरिजिन के साथ P वेक्टर को ज्वाइन करेंगे, P पॉइंट को, सो दैट वी गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसको ज्वाइन करने के साथ ही आपको P का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते P का एज अ पोजीशन वेक्टर आप A ले लो, और यहाँ पर जैसे आप O के साथ Q को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसको B ले लेते हैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो नाउ वी हैव OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर एंड इज़ इक्वल टू B वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग को कैलकुलेट करना है PQ वेक्टर कितना होगा, ये होगा B वेक्टर माइनस OP मतलब A वेक्टर। तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है अपना x2i प्लस y2j प्लस z2k। और A वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो x1i प्लस y1j एंड प्लस z1k। तो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा x2 माइनस x1 i
प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अभी जस्ट प्रीवियस सम में हम लोग देखे थे कि अगर कोई वेक्टर ए को अगर आप ऐसा फॉर्म में लिख पाते हो a1i प्लस a2j और प्लस a3k, ऐसा फॉर्म में लिख पाते हो तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाता है, रूट ओवर ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर। तो ठीक इसी तरीके से अगर पी क्यू वेक्टर का कोई मॉड्यूलस निकालना चाहे तो ये आपका आई का कोएफिशिएंट जो है ये x2 माइनस x1 है, तो इसका आप होल स्क्वायर ले लें, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये लेने के बाद आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लगता है डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ रहा है, सिमिलर टू डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा वेक्टर पी क्यू, पहले मैंने कैलकुलेट किया और उसके बाद मैंने कैलकुलेट क्या किया, लेंथ ऑफ द वेक्टर पी क्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। गिवन टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वेक्टर्स ए एंड बी, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो एक ही लाइन पे नहीं है या फिर उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल नहीं है, अलग अलग है। तो दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल ना हो या दो वेक्टर एक लाइन पे ना हो, इन केस ऑफ ए वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल दोनों एक ही सेम सेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर नहीं है तो इसका अगर हम लोग हेड को, इसका अगर हम लोग टेल को ज्वाइन कर दे तो ये एक प्लेन को इंडिकेट करेगा, तो मान लेते ये आपका पहला वेक्टर है ए, ये इसका टेल है, ये यहाँ पर इसका हेड है, तो ये अपना ए वेक्टर। यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं बी, ठीक है ना, ये अपना बी वेक्टर है। ये ओ जो है ये दोनों का कॉमन टेल है। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसका एक नाम भी दे देते हैं ओ ए, इस वर्टेक्स का नाम दे देते हैं बी वर्टेक्स। अब यहाँ पर इस प्लेन में ये जो दोनों का मैंने जब दोनों का मैंने टेल को ज्वाइन किया तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट्स कर रहे कोई दोनों वेक्टर मिला के। तो अब इस प्लेन के ऊपर किसी भी वेक्टर को हम लोग ये दोनों के कॉम्बिनेशंस में लिख सकते, यही प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रैंडमली इस प्लेन के ऊपर में एक वेक्टर ले लेता हूँ और उस वेक्टर का जो टेल है उसको भी इस दोनों वेक्टर का जो टेल है वो इसके साथ कोइंसाइड करवा देता हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक अनदर वेक्टर इसी प्लेन के ऊपर कंसीडर करूँगा जो वेक्टर सी होगा, और उस वेक्टर का टेल को ये दोनों वेक्टर का जो कॉमन टेल है ओ, इसके साथ कोइंसाइड करने वाला हूँ। तो ये अपना वेक्टर कुछ ऐसा आ गया मान लो। तो ये अपना वेक्टर जो है ये सी है, ठीक है ना, ये अपना सी वेक्टर है। क्लियर है। अब इस सी वेक्टर को हम लोग को दिखाना है कि वी कैन राइट दिस सी वेक्टर एज द कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ से सी वेक्टर का जो हेड है, इस हेड से आपको दो लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल टू ओ ए और ओ बी हो। तो ओ ए के पैरेलल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओ ए की अगर हम लोग पैरेलल ड्रॉ करें, पैरेलल टू ओ ए, तो ये कैसा आएगा, देखो बेटा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा ओ ए का पैरेलल, ठीक है ना। अब ये ओ ए का पैरेलल ये आपका ओ बी या एक्सटेंडेड ओ बी को कट करने वाला है, ओ बी या फिर एक्सटेंडेड ओ बी को कट करेगा। तो लाइक यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका एक नाम दे देते हैं, ए बी हो गया, इसको डी कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एक लाइन और ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट से जो पैरेलल टू ओ डी हो, ठीक है ना। तो पैरेलल टू ओ डी लाइन कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा। तो ये एक्सटेंडेड ओ ए को कट करने वाला है ना, तो ओ ए को आप एक्सटेंड कर दो, ये यहाँ पर कट कर जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ तक तो वेक्टर ए है आपका,
आपको ओ ई वेक्टर चाहिए, तो ओ ई वेक्टर कोलिनियर विथ ओ ए है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ ई वेक्टर इज़ नथिंग बट ओ ए वेक्टर इनटू सम नंबर। ये नंबर जो है एक्स ये स्केलर है, तो एक्स इज़ ए नंबर। देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट ओ डी वेक्टर। तो ओ डी वेक्टर क्या होगा, अपना वेक्टर जो है ओ बी वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर का कुछ मल्टीपल रहेगा, y से मल्टीप्लाई कर देते, y इज़ ऑल्सो नंबर। अब यहाँ पर अगर हम लोग लॉ अप्लाई कर दे, तो नाउ आवर ओ सी वेक्टर इज़ नथिंग बट ओ ए वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। ओ ए वेक्टर का वैल्यू है एक्स इंटू ओ ए, दैट इज़ ए वेक्टर, वाई इंटू बी वेक्टर। तो ये अपना हो गया ओ सी वेक्टर, जिसको हम लोग सी वेक्टर से लिखे। तो यहाँ से क्या पता चला, कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के हेल्प से आप तीसरा वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं, उनका लीनियर कम्बिनेशंस को लेकर। ठीक इसी चीज़ को आपको एक्सटेंड करना है 3D में। ये जो तीनों वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर असल में क्या है, नॉन कोप्लानर है। मतलब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर नहीं है, या फिर ये जो प्लेन पे है वो प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों वेक्टर का आप टेल को ले, तीनों वेक्टर का टेल को एक साथ कोइंसाइड करवा दे, ठीक है ना। तो तीनों वेक्टर का टेल को हम लोग एक साथ कोइंसाइड करवा देते हैं, और उसके बाद एक नया वेक्टर हम लोग स्पेस में लेंगे और दिखाएंगे कि वो वेक्टर को हम लोग इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करो भाई, सबसे पहले आप एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लो। आप एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लो। क्यूबॉइड लेने से समझने में आसानी होता है। आप अगर ऑब्लिक क्यूबॉइड भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, 3 डायमेंशन जो यहाँ पर दिख रहा है, एक तो को आप एक्स एक्सिस मान लो, एक तो को वाई, एक तो को जेड। तो दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और दिस वन इज़ अवर जेड एक्सिस, दिस वन इज़ अवर जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये अपना जेड एक्सिस है, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ कोई वेक्टर है, अलोंग दिस डायरेक्शन ओ एक्स, ये वेक्टर का जो लेंथ है ये ए है, ये वेक्टर का लेंथ ए है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसको मैं ओ ए बोल रहा हूँ। ये डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इतना तो जो लेंथ है, ये ओ से लेके बी तक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर को, और ओ से लेके यहाँ पर सी तक ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल सी वेक्टर, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर इस पॉइंट पी, तो आपको स्पेस में एक वेक्टर दिख जाएगा, आपको स्पेस में एक वेक्टर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो वो वेक्टर कौन सा है, देखिए ये वेक्टर है। अब अपना टारगेट क्या है कि इस वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है बाय अदर वेक्टर्स, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर से जो हम लोग तीनों प्लेन के ऊपर में, मतलब इस वेक्टर से असल में 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर जब दिया हुआ होता है, थ्योरी यहाँ पर कैसे काम करता है, आपके पास 3 वेक्टर है जो 3 नॉन कोप्लानर है, तो ये तीनों का टेल को आपको एक जगह ऐड कर देना है। अब इसी स्पेस में आपको एक वेक्टर को लेना है, लेने के बाद अब इस वेक्टर से जो इसका टेल है, जो इसका हेड है, उस हेड से आपको 3 प्लेन को पास करवाना होगा जो पैरेलल टू, मान लीजिए अगर ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये पैरेलल टू ए बी प्लेन, पैरेलल टू बी सी प्लेन और पैरेलल टू सी ए प्लेन हो। तो इसी के लिए मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लिया, ठीक है ना।
अब अपना टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है, ये ओ ए, ये ए वेक्टर है, और यहाँ तक आपको लेना है लेंथ, क्योंकि आप पहले ओ से लेके इस पॉइंट तक आएंगे, फिर यहाँ तक आओगे और फिर ऊपर की तरफ उठोगे, देन यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। तो आपको पी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है ना। तो पी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो इस ए वेक्टर का जो ये जो ए वेक्टर है, इसको आप कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लेते वो स्केलर एक्स है, तो जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं, और इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, ओ ए वन, इसको कर देते हैं B1 और ये पॉइंट को C1। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ओ ए वन, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर जो है इसका स्केलर मल्टीपल x, ओ B1 इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ओ बी, क्योंकि कोलिनियर है, ओ C1 इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ ओ सी। तो ये हो गया आपका x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और ये हो गया y टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और ये हो गया z टाइम्स ऑफ c वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग इजीली लिख सकते हैं ओ p वेक्टर इज़ नथिंग बट x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर एंड प्लस z c वेक्टर, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को स्पेस में थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर के कम्बिनेशन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का थ्योरी कैसे काम कर रहा है, अगर आपके पास थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर है और तीनों का टेल को आपने एक जगह ज्वाइन कर दिया है, तो याद रखना ये जो वेक्टर है ये कभी भी एक साथ सेम प्लेन पे नहीं होंगे। अगर इन तीनों का टेल को आपने ज्वाइन कर दिया, दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, तो उन लोग सेम प्लेन पे नहीं है, ठीक है ना। तो यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट इफ़ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ए और बी कैसा है, एक ही लाइन के ऊपर पे नहीं है, ठीक है ना। तो और सच दैट ये कम्बिनेशन जो है, दोनों वेक्टर का कॉम्बिनेशन ये ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो वेक्टर दे रहा है। तो आपको फिर बताना होगा ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर एक्स और वाई ज़ीरो हो। तो यहाँ पर हम लोग अप्रोच क्या रखेंगे, कंट्राडिक्शन अप्रोच। आपको क्या प्रूव करना है कि दोनों ही नंबर ज़ीरो होगा। तो मैं पहले अज्यूम कर लूँगा, सपोज़ एक्स जो है वो अपना ज़ीरो नहीं है, सपोज़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स अगर ज़ीरो नहीं है तो एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर विथ नेगेटिव साइन। तो ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स, और देन बी वेक्टर, और इसको मैं कुछ लैम्डा ले लेता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक रियल नंबर है। तो किसी वेक्टर को मैंने आपको सिखाया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो किसी वेक्टर को जब आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज होता है, लेकिन वेक्टर पैरेलली रहता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये आपस में पैरेलल है, मतलब कोलिनियर है। तो ये जो कंडीशन था नॉन कोलिनियर, ये वायलेट हो गया ड्यू टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एजम्पशन। तो वी अराइव एट द कंट्राडिक्शन। तो हम लोग कंट्राडिक्शन में आ गए। तो अब क्या करना होगा, हम लोग को लेना होगा x इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली आपको पकड़ना है y इक्वल टू ज़ीरो। प्रॉब्लम नंबर 2 में भी सेम टाइप का आपको लॉजिक यूज़ करना है कि यहाँ पर बोला है कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर तीनों वेक्टर ही नॉन कोप्लानर है, एक ही प्लेन पे लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन यूज़ करते हैं। मान लेते हैं अपना नंबर एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो एक्स इंटू ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस वाई इंटू बी वेक्टर माइनस जेड इंटू सी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर किसके बराबर हो गया, माइनस वाई बाई एक्स बी वेक्टर, और प्लस माइनस जेड बाई एक्स सी वेक्टर के बराबर है। तो इसको मैं लैम्डा ले लेता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसको आपने क्या लिखा है, एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये टू वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखा है, जहाँ से ये पता चलता है कि बी और सी वेक्टर सेम प्लेन पे है, बी और सी वेक्टर सेम प्लेन पे है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर नॉन कोप्लानर बोल दिया, सेम प्लेन। तो वी अराइव एट द कंट्राडिक्शन, देयरफॉर एक्स कैन नॉट बी
एक्स जो है वो ज़ीरो के नॉट इक्वल टू ज़ीरो के बराबर, ये फॉल्स है, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। इन सिमिलर आर्गूमेंट यू कैन प्रूव दैट वाई इज़ ऑल्सो ज़ीरो एंड जेड इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चंस के टाइप का है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दो वेक्टर आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस भी है, इन लोग कोलिनियर नहीं है। तो आपको करना क्या है, एक सब वेक्टर को एक जगह लेके आओ, x1 माइनस x2, ए को कॉमन ले लो, प्लस y1 माइनस y2 और b वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर के बराबर। अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी आपने जस्ट रिज़ल्ट देखा था कि ए और बी वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है और इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो है, तो ये इम्प्लाई करता है दोनों ही स्केलर नंबर ज़ीरो होगा, दोनों ही नंबर या स्केलर ज़ीरो होगा। इसका मतलब x ज़ीरो हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 ज़ीरो हो जाएगा, एंड सेम टाइम y1 माइनस y2 भी ज़ीरो होगा। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 के बराबर, और y1 का वैल्यू आ जाएगा y2 के बराबर, ठीक है ना। देखो दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो है सेकेंड वाला क्वेश्चंस खुद ही कर लो, वो वेकी टाइप का है, नॉन कोप्लानर है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही रिज़ल्ट यूज़ किया था कि नॉन कोप्लानर होने से अगर लीनियर कम्बिनेशन जीरो होता है तो तीनों नंबर को ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो सेम आर्गूमेंट आप यहाँ पर भी लगा के इस सम्स को सॉल्व कर लेना। इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी से, ए वेक्टर और बी वेक्टर से पास कर रहा है ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बनाना है, ए और बी वेक्टर से पास करने वाला। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका लाइन है, ठीक है ना, और ये लाइन जो है पास कर रहा है ए वेक्टर, ए पॉइंट और बी पॉइंट से। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के असल में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मतलब यहाँ पर कहीं पर आपका ओरिजिन ओ है, यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन ओ या बेस पॉइंट, आप इसको बेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, बेस पॉइंट ये आपका ओ है। तो आपको ज्वाइन कर देना है ओ के साथ ए, तो आपको यहाँ पर ए का पोजीशन वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है ओ के साथ बी, तो ये आपको मिल जाएगा बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। क्लियर है। अब इसी लाइन के ऊपर में मैं एक आर्बिटरी पॉइंट ले रहा हूँ आर, ठीक है ना, एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया मैंने आर। अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ओ से आर, तो आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर एक लॉ मैं अप्लाई कर देता हूँ, ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप, ओ ए वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, ओ आर वेक्टर के बराबर। ओ ए वेक्टर इज़ ए वेक्टर, ए आर वेक्टर इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, ए आर वेक्टर, ए आर ही रखते हैं, ए आर वेक्टर को ए आर ही रखते हैं। तो ए आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर, तो ए आर वेक्टर का वैल्यू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर हो रहा है। अच्छा, सिमिलरली अब हम लोग क्या प्रूव करते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर इज स्मॉल ए बी ऐसे ही रख देंगे, ओ बी वेक्टर का वैल्यू पोजीशन पता है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2 नंबर, और इसको नाम देते हैं 1 नंबर। अब बेटा आप ध्यान से देखो, 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो दोनों ही वेक्टर कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने का फ़ायदा क्या है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सब मल्टीपल होता है, स्केलर मल्टीपल। तो ए बी को किसी नंबर अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ए आर मिल जाएगा, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए आर का वैल्यू क्या था आपका, आर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पर टी टाइम्स ऑफ ए बी का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द क्वेश्चंस नंबर 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म।
पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया उसी को यूज़ करके पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर टी क्या है, टी एक रियल नंबर है, इसी को पैरामीटर बोलते हैं, ये अपना पैरामीटर है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर ये अपना पॉइंट है x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, और यहाँ पर t टाइम्स ऑफ b का वैल्यू है x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के माइनस a का वैल्यू आप लोग को पता है, एज्यूम कर लिया मैंने x1 आई y1 जे एंड z1 के। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को लिख लेना है, लेट r जो है r वेक्टर ये है आपका x1 आई y1 जे, और सॉरी r में x y z होगा, r में x y z हो जाएगा, r में x y z, और a वेक्टर में 1 दे देना है, x1 आई y1 जे और z1 के, और b वेक्टर में आपको क्या देना है, x2 देना है, x2 आई y2 z और z2 के, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट करवा देना है, ये वेक्टर को शिफ्ट करवा देना है। तो आपको अब रिज़ल्ट क्या आएगा, x माइनस x1 आई देन y माइनस y1 जे z माइनस z1 के। राइट साइड में क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 आई, और यहाँ पर एक t से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, t प्लस t इंटू y2 माइनस y1 जे प्लस t इंटू z2 माइनस z1 के। अभी मैंने एक रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ किया था, आप लोग को ध्यान होगा, एक रिज़ल्ट हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं कि अगर आपका वेक्टर को प्लानर नहीं है, नॉन को प्लानर है, तो x1 ए वेक्टर, y1 बी वेक्टर और z1 सी वेक्टर ये बराबर अगर है x2 ए वेक्टर, y2 बी वेक्टर और z2 सी वेक्टर। कंडीशंस क्या है, ए बी सी ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लानर होना चाहिए, नॉन कोप्लानर होगा। तो इसमें से हम लोग क्या पकड़ेंगे कि x1 x2 के बराबर है, y1 बराबर है y2 का और z1 बराबर है z2 का, ये हम लोग को अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप सेम करें कि ये तीनों जो वेक्टर है आपको पता है आई जे और के, ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं और इन लोग नॉन कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर है, एक ही प्लेन पे नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस x1 इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप लिखेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टी। तो सिमिलरली बाकी भी आप लिख सकते हैं, y माइनस y1 बाकी भी आप लिख सकते हैं, y माइनस y1, ये कट क्यों नहीं रहा भाई, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, सिमिलर वे में t आ जाएगा, और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 भी t आ जाएगा, ठीक है ना। तो देयर फोर वी हैव द रिजल्ट x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z2 माइनस z1। तो ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते भाई, z2 माइनस z1 ये किसके बराबर होगा, t के बराबर। ये जो फॉर्म आया है ना लास्ट में, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, याद रखना बेटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, वेट ये लफड़ा हो गया,
तो ये अपना है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। अरे ये क्या हो रहा है भाई, छोड़ो रहने दो यार, हाथ से ही कर लेते हैं। तो इसको बॉक्स बना देते हैं, एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। बहुत काम का चीज़ है भाई, एग्ज़ाम वगैरह में आपको फेस करना पड़ेगा इसको। तो दिस इज़ नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। यहाँ पर पैरामीटर कौन है, पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पर टी है, यहाँ पर पैरामीटर टी है। चलो ये प्यारा सा क्वेश्चंस है, 3D में भी यूज़ करना पड़ता है। डिटरमाइन द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विच द वेक्टर आर एक्स आई वाई जेड के makes with the positive direction of the coordinate axis and so that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इसका वैल्यू 1 होगा। तो एक वेक्टर दिया हुआ है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा गामा बना रहा है, तो आपको ये रिज़ल्ट को प्रूफ करना है। तो वही अपना फंडा रहेगा कि सबसे पहले एक पैरेललोपिपेड या क्यूबॉइड को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तब ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। या फिर ड्राइंग आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो ये अपना फंडा है ड्राइंग का कि भाई इसमें जो है आप पैरेललोपिपेड या क्यूबॉइड बना के आप सॉल्व करें। थोड़ा सा इसमें ये वाला लाइन ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर आप देखिए भाई, ये हो गया आपका क्यूबॉइड रेडी। क्यूबॉइड का जो 3 डायमेंशन होता है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसी में आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस को अज्यूम कर लेना है, ठीक है ना। तो मान लेते ये अपना वाई एक्सिस है, ये साइड में अपना एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ अपना जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ अपना जेड एक्सिस है, ये अपना जेड एक्सिस है, यहाँ पर अपना ओरिजिन है। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक वेक्टर आपको ड्रॉ करना है भाई, एक वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो ये वेक्टर ये ऐसा जा रहा है, तो ये वेक्टर का एक नाम दे देते हैं ओपी वेक्टर, ठीक है ना। अब ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है बीटा, और ये जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया है दैट इज़ अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा सॉरी गामा बना रहा है। और यही वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, यही वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है ना। देखो यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो पी पॉइंट है ये कॉर्नर पे है, इसी प्लेन पे, इसी प्लेन पे ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसका मैं एक नाम दे देता हूँ ए। बस अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को आप ऐसे करके देखो, ये है ऐसा, ओ है, यहाँ पर पी है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है और ये ऐसा आ रहा है, ये एंगल आपका अल्फ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये वाला साइड के ऊपर में आपने ओ ए लाइन लिया है और इस वॉल पे आपने पी ए लाइन लिया है, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब इस डायग्राम को, ये अपना ए पॉइंट है, तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हम लोग को समझ में आ जाए। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये अपना ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर एंगल अल्फ़ा हो रहा है, ठीक है ना। और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है।
तो यहाँ पर ये तो x है, क्लियर है ना, ये वाला x है, और ये वेक्टर जो है r वेक्टर है, तो इसका लेंथ r हो जाएगा, ओके ना। r इज इक्वल टू एक्चुअली मॉड ऑफ r, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये x है, ये r है, तो यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये r मतलब सिंपली मॉड्यूलस ऑफ r, मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर। तो जैसे आपने कॉस अल्फ़ा निकाला है, सिमिलर वे में हम लोग कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा y बाई आर। सिमिलर वे में कॉस गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, z बाई आर, ठीक है ना। तो चलो अब जो क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, जिसको प्रूफ करना 1, उसको लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, देन जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये असल में है क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये असल में है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। ये जो क्यूबॉइड है, इसका आपको लेंथ पता है x, ब्रेथ y और हाइट z। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा, तो डायगोनल हो जाता है ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर डायगोनल है कितना, r है, तो r का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला पार्ट को आप आर स्क्वायर लिखिए, बाई आर स्क्वायर कैंसिल होके 1। यहाँ पर रीज़न दे दीजिए आप, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी प्रूफ किए हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये 3D में भी हम लोग को सम्स करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला रिज़ल्ट को आपको याद रखना है। 1 मिनट, इसको एक बॉक्स कर देते हैं, ये वाला रिज़ल्ट। ये जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, इसका एक नाम है डायरेक्शन कोसाइन। इसको ही हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन दिस क्वांटिटी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दिस क्वांटिटी इज़ नोन एज द डायरेक्शंस कोसाइन। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग को आज का जो मैंने थ्योरी क्लास के साथ पहला क्लास में जो थ्योरी करवाया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवा दिए आज। उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होता होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़े से थ्योरी पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर चौथे क्लास में उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं एक और सेक्शन अपने वीडियो में ऐड करना चाह रहा हूँ, वो सेक्शंस होगा चैप्टर वाइज फार्मूला। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज फार्मूला में हम लोग सिर्फ फार्मूला को स्टेट करेंगे, और जहाँ रिक्वायरमेंट होगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस करेंगे। तो जिस्ट ऑफ द फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है IIT JEE के लिए, तो 1 टाइम रिविजन्स आप इजीली कर पाओगे। तो वो फार्मूला लिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं जो आपको याद है, वो सब करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चैप्टर वाइज फार्मूला, ये टॉपिक हम लोग जो है आज के वीडियो से शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास बहुत ही इंजॉयबल रहा होगा। अपने फ्रेंड, दोस्तों, कलीग्स, मित्र, सबको आप मैथ्स एकेडमी के बारे में इन्फॉर्म करें और जुड़े रहें मैथ्स एकेडमी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।